थी कि क्लेम प्रोवाइडर क्या होते हैं और रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट क्या होता है। ठीक है, क्लेम प्रोवाइडर ट्रस्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो कि इसके और इसके बीच में होता है, एडीएफएस और एक्टिव डायरेक्टरी के बीच में होता है। रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट हम इन दोनों के बीच में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लैब है। इसमें क्या करने जा रहा हूं मैं, पूरा का पूरा जो सिनेरियो आपके सामने दिख रहा है वो हम पूरा बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ईडी हमारे पास रेडी है ऑलरेडी, ईडीएफएस रेडी है। तो अभी क्या करने जा रहा हूं मैं, इस वीडियो में आपको पहले ये एक एप्लीकेशन बिल्ड करूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए एक वेब सर्वर है मेरे पास, ठीक है, जिसका आईपी ये है और उसका ओएस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लैब मेरी ऑलरेडी एजोर पे है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वेब एप्लीकेशन है हमारा, क्लेम अवेयर वेबसाइट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले आईएस चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद विंडोज आइडेंटिटी फाउंडेशन एच डी के 3.5। ठीक है, ये एक ईएक्सी है या एक टूल है। ठीक है, एक बंडल है, ऐसे आप समझो एक बंडल है, इसके अंदर ये वेबसाइट है, वेबसाइट की एक्सी है। इसके इसके थ्रू हम पूरी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और एक वेबसाइट के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप वेबसाइट पब्लिकली यूज करना चाहते हो तो पब्लिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी तो हम इंटरनल टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास इंटरनल सर्टिफिकेट है। ठीक है, और ये है विंडोज आइडेंटिटी फाउंडेशन, ये एक फीचर है, ये भी आपके सिस्टम में होना चाहिए। और ASP.NET ये भी एक फीचर है, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम रिमोट ले लेते हैं। हमने रिमोट ले लिया है अपने वेब सर्वर का। ये वेब सर्वर मेरा क्या डोमेन में है। ठीक है, डोमेन में है और इसका डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएटेड है। डोमेन में जैसे ही हम ज्वाइन कराते हैं तो एक डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये देख रहे हो आप, ये डोमेन में है और इसका नाम है वेब डॉट लर्न इन हिंदी। अगर आप इसको एनएस लुकअप करोगे, ठीक है, एनएस लुकअप में मैं वेब लिखूंगा तो ये हमारा इसका डीएनएस रिकॉर्ड है, क्रिएटेड है, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब हम डोमेन में ज्वाइन कराते हैं, और मैंने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आईएस रोल इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आईएस रोल इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐड एंड रिमूव फीचर पे जाना पड़ेगा। ऐड एंड रिमूव फीचर पे जाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नोट पैड में यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और साथ के साथ देखते रहेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, जूम हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, तो ये आपको मे बी दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या सबसे पहले करना है, आईएस को इंस्टॉल करना है। आईएस के लिए मैं सर्वर रोल्स पे आ जाता हूँ। सर्वर रोल पे आईएस पे मैंने टिक कर लिया है। ठीक है, आईएस पे मैंने टिक कर लिया है। आईएस टिक करने के बाद आपको क्या इंस्टॉल करना है, विंडोज एच डी के, ये अलग से इसको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, डाउनलोड का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट हम आईएस इंस्टॉल हो जाने के बाद करेंगे। अब विंडोज आइडेंटिटी फाउंडेशन, विंडोज आइडेंटिटी फाउंडेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फीचर्स में जाना पड़ेगा। फीचर्स में विंडोज आइडेंटिटी फाउंडेशन ये है। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और साथ के साथ हमें यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट है, डॉट नेट 3.5। ठीक है, ये भी हमें चाहिए, डॉट नेट 3.5। डॉट नेट 3.5 ये फीचर्स है। ठीक है, इस पे मैं टिक कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी बचा क्या है, एएसपी बचा है। एएसपी डॉट नेट हम जब ये रोल इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है,
थोड़ा सा टाइम लेगा। वंस ये जनरेटेड हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम उसके बाद ASP.NET इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ASP.NET 3.5 इंस्टॉल करेंगे और फिर सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट रेज करेंगे ताकि इसको एक सर्टिफिकेट मिल जाए वेबसाइट को। ठीक है, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो IIS रोल एंड फीचर्स इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें ASP.NET को सिलेक्ट करना है। ASP.NET को सिलेक्ट करने के लिए, आप इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोल एंड फीचर्स में फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें IIS पे क्लिक करना है और वेब सर्विसेज पे क्लिक करना है। वेब सर्विसेज में आपको मिलेगा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में यहाँ पर ASP.NET 3.5। ठीक है, इसको टिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है उसके साथ साथ में हम IIS के कंसोल को ओपन कर लेते हैं। IIS के कंसोल को ओपन करने के बाद हम एक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट को रेज कर देते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। IIS कंसोल को ओपन करने के बाद आपको क्या है, एक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में रेज कर देता हूँ ताकि इस सर्वर को सर्टिफिकेट मिल जाए। आप सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट रेज करने से पहले आपके पास CS सर्वर होना चाहिए, जो कि मेरे पास है। ठीक है, तो मैंने बनाया हुआ था आपके साथ में एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज के थ्रू। तो यहाँ पर आपको आना है, वेब पे क्लिक करना है। वेब वेब पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पर ये डिफॉल्ट जो लिख के आएगा आपका, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट सर्वर्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट रेज करनी है। ठीक है, वैसे तो इसने डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया, मैं इसको डिलीट करके फिर से आपके सामने सर्टिफिकेट रेज कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का कॉमन नाम क्या हो जाएगा, जो इस सर्वर का नाम है वही आपको नाम देना है। ठीक है, जो हमारे IIS सर्वर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, और OU लिख दीजिए यहाँ पर, जो भी आपकी सर्वर की लोकेशन हो, या मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ IT और IT और यहाँ पर इंडिया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट करता हूँ और सर्टिफिकेट अथॉरिटी हमारी कौन सी है उसको सिलेक्ट कर लिया, और फ्रेंडली नेम जो भी आपका सर्वर का नाम है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका क्रिएटेड हो गया। ठीक है, अब ये आपका .NET देख लेता हूँ मैं, ये भी आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं और अभी सारी चीज़ें हमारी पूरी हो गई। अब हम IIS को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। IIS को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या आना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो SDK 3.5 फ्रेमवर्क जो हमने किया है ये ओल्डर वर्जन है। ठीक है, तो हमें IIS को ओल्डर वर्जन के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ़ॉल्ट पे आके डिफ़ॉल्ट ऐप पुल पे डिफ़ॉल्ट ऐप पुल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आना है एडवांस सेटिंग्स। ठीक है, एडवांस सेटिंग्स में आपको क्या करना है, लोड यूजर प्रोफाइल, ये आपको ट्रू करना है। ठीक है, ये आपको ट्रू करना है और यहाँ पर आके फिर से आपको बेसिक सेटिंग्स पे क्लिक करना है। बेसिक सेटिंग्स में यहाँ पे .NET आर CLR वर्जन, ठीक है, इसको क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यह सब हो गया। अब हमें इसके साथ में जो सर्टिफिकेट है, वेबसाइट डिफॉल्ट वेबसाइट, उसको मैप करना है। तो मैप करने के लिए HTTPS बाइंडिंग पे क्लिक करोगे आप। बाइंडिंग पे यहाँ पर आओगे, डिफॉल्ट पे बाइंडिंग पे क्लिक करोगे, ऐड क्लिक पे क्लिक करोगे, HTTPS पे क्लिक करोगे। ठीक है, होस्ट नेम भी दोगे, होस्ट नेम हमारा ये हो गया और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको बाइंड कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया वेबसाइट। अब ये आप अगर वेबसाइट ओपन करके चेक करोगे तो ये HTTPS में खुलेगी। ठीक है, HTTPS में खुलेगी और ये सर्टिफिकेट ताला दिखने लगा। ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया हमारा रेडी, वेबसाइट रेडी हो गई है। ठीक है, ये कौन सी वेबसाइट हो गई, हमारे डिफॉल्ट वेबसाइट। ठीक है, बट हमें क्या है, कस्टम वेबसाइट अपनी बनाना है। ठीक है, कस्टम वेबसाइट बनानी है जो कि क्लेम अवेयर हो। ये तो डिफॉल्ट वेबसाइट हो गई, इजी, इसमें कोई काम नहीं है। अब हमें कस्टम वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पर क्या है, ऐप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ऐप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे।
ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम एलियस ले रहा हूँ वेब। अगर आप कुछ दूसरा नाम लेते हो, ठीक है, तो वो रिजॉल्व होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं वेब ले लेता हूँ। वेब क्या है? वेब मेरे सर्वर का भी नाम है, इस सर्वर का नाम भी वेब है, ठीक है। तो डीएनएस में मुझे रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वेब के नाम से लिखूंगा तो यही आईपी आ जाएगा। अगर आप कुछ और नाम लेते हो तो आपको एक हॉस्ट एंट्री बनानी पड़ेगी डीएनएस में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, अब इसका फिजिकल पाथ देना पड़ेगा। तो आईएस की जो डायरेक्टरी होती है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है, वहां पर एक हम डायरेक्टरी बनाएंगे। तो ये आईएस की एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर आप एक डायरेक्टरी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायरेक्टरी बना दे रहा हूँ वेब के नाम से, वेब के नाम से बना दे रहा हूँ वेब, क्योंकि मैंने जो भी आप यहाँ पे नाम ले रहे हो, ठीक है, उसके नाम से ही बनाओ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इसी के साथ में लिंक करना है। अब इस जो फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के ऊपर एक्सेस होनी चाहिए सभी को, ऑथेंटिकेटेड यूजर को। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी में जाके ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को रीड की परमिशन दे देता हूँ, ठीक है, और अप्लाई। अब इस डायरेक्टरी को जो हमने बनाई है उसको यहाँ पर हमें लिंक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको लिंक कर देता हूँ। ये अब लिंक हो गई जो हमने अभी बनाई है, किसके साथ? एलियस के साथ। जो एलियस क्या है, इसके अंदर अभी एक बन जाएगा आके, ठीक है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट करके देख सकते हो कि ऑथेंटिकेशन पास हो गया है। तो ये हो गई हमारी ये डायरेक्टरी, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन बन के आ गया वेब। अब इस वेब एप्लीकेशन का यूआरएल ये है, ठीक है। ये यूआरएल है, अगर आप यूआरएल खोलोगे तो आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं डाला है। कंटेंट डालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एसडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एसडीके ये है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल मैं कर देता हूँ शिफ्ट के साथ में, आप इसको रन एडमिन करिएगा। ओके, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मैं इसको खुद के अकाउंट से कर दे रहा हूँ। मेरा अकाउंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डोमेन एडमिन है, तो मेक श्योर आप डोमेन एडमिन यूज़ करना इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद एसडीके ने अपनी जो फाइल्स हैं वो बनाई होंगी प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर। ये देखिए, ये फोल्डर बना दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो आपको इस लोकेशन पे जाना है, क्विक स्टार्ट, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस और पैसिव रिडायरेक्ट्स। तो यहाँ पर एक फोल्डर बना है डिफॉल्ट ए एस पी एस, ठीक है। इस फोल्डर को हमें ओपन करना है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड पे क्लिक करना है, एक्सपेक्टेड क्लेम पे, सॉरी, ई एक्स पी ई सी टी ई, ठीक है। एक्सपेक्टेड पे क्लिक लिखना है और इसको हमें सर्च करना है। सर्च क्या करना है? बिफोर शोइंग क्लेम वैलिडेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस वाले जो एफ वाली कंडीशन है, इसको हमें बंद करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसे ऐसे लिख दोगे ना तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको बंद कर दिया है। अभी क्या है, ये परमिशंस का इश, मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और फिर इसको रिप्लेस कर दूंगा इधर, ठीक है। अब मुझे वो फाइल रिप्लेस करनी होगी यहाँ पर। तो मेक श्योर एक बार, ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ई एक्स,
ठीक है, तो मैंने वेरीफाई कर लिया, जो हमने यहाँ पे इसको बंद किया था ये डबल कोटेड मिल गया। ठीक है, तो ये करेक्ट फाइल है। अब आपको क्या करना है, इनको कॉपी करना है। ठीक है, इनको कॉपी करके आपको कौन सी लोकेशन में पेस्ट करना है, जो हमने अभी डायरेक्टरी बनाई है वेब करके। ठीक है, वेब करके यहाँ पर बनाया है, आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं। अब हमें एसडीके को रन करना पड़ेगा। एसडीके का एक टूल होता है इसको रन करने के लिए, तो वो टूल है आप वापस सी ड्राइव में आएंगे, प्रोग्राम 65 में आएंगे, सॉरी 86 में आएंगे, और एसडीके फोल्डर को ओपन करेंगे। तो ये है फेड यूटिलिटी। फेड यूटिलिटी एक टूल है जिसके थ्रू हम क्लेम अवेयर एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब यहाँ पर इस टूल में हमें क्या करना है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन, हमें एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन देनी है, जो भी उसकी डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी कौन सी है हमारी, ये वाली डायरेक्टरी जो हमने बनाई है। तो हमें इसकी लोकेशन दे दी मैंने, वेब कॉन्फ़िग। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब यूआरआई यहाँ पर देना है। यूआरआई कौन सा देना होगा, जो एप्लीकेशन हमने बनाया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन कौन सा बनाया हुआ है, ये है वेब, इसका यूआरएल हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस जो फोल्डर है इसको इसके साथ में बाइंड कर देगा। ठीक है, तो ये इसको इसके साथ में बाइंड किया। अब उसके साथ क्या है, अब आता है ऑप्शन सिक्योरिटी टोकन सर्विसेज का। सिक्योरिटी टोकन सर्विसेज हमारी इसमें कौन है, एडीएफएस। ठीक है, एसटीएस हम एडीएफएस को भी बोलते हैं, क्योंकि एडीएफएस सिक्योर टोकन देता है। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लेम वाला वीडियो, सिक्योर टोकन वाला वीडियो बताया था, तो उसमें एडीएफएस हमारा सिक्योर टोकन देता है, और सिक्योर टोकन के अंदर क्लेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज एग्जिस्टिंग एडीएफएस सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एस टी एस एफ एस डब्ल्यू एस फेडरेशन मेटा डाटा डॉक्यूमेंट लोकेशन। ठीक है, तो जब हम कोई भी एडीएफएस सर्वर बनाते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एंड पॉइंट्स बनते हैं, और एंड पॉइंट के साथ में एक मेटा डाटा का यूआरएल बनता है। मेटा डाटा क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। मेटा डाटा क्या हो गया दोस्तों, एडीएफएस की जो जितनी भी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी एक समरी होती है। ठीक है, समरी एक पर्टिकुलर लिंक पे होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम एडीएफएस सर्वर पे पहुंचते हैं, लॉगिन करते हैं एडीएफएस सर्वर को, मैं रिमोट ले लेता हूँ। ठीक है, तो एडीएफएस सर्वर का रिमोट मुझे मिल गया है। एडीएफएस कंसोल को ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एडीएफएस मेटा डेटा क्या हो गया, एडीएफएस सर्वर की ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल होती है एडीएफएस मेटा डाटा में। ठीक है, एडीएफएस मेटा डाटा के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, प्रॉपर एंड पॉइंट्स के बारे में, और अ, सारे और भी जो भी कंपोनेंट है सबके बारे में होगा। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए समझना कि एडीएफएस काम कैसे करता है। जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो वो कैसे रीडायरेक्ट करता है। तो अभी क्या है, ये जो हमारा सिनेरियो है वो इंटरनल सिनेरियो है। ठीक है, इंटरनल सिनेरियो है, मतलब कि जो हमारे तीनों के तीनों सर्वर है, वेब है और एडीएफएस सर्वर है और एडी सर्वर है, तो ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क में है, एक ही फॉरेस्ट में है। ठीक है, अभी हम एक और एडीएफएस सर्वर बनाएंगे। ठीक है, और उसके थ्रू हम इस वेबसाइट को एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे, जो अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो मेटा डेटा लिखा हुआ, एंड्स पॉइंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेटा डेटा, ये है इसकी मेटा डेटा की फाइल। ठीक है, फेडरेशन मेटा डाटा। अब इसका यूआरएल आप कैसे कॉपी करोगे, यहाँ से तो आप कर नहीं सकते हो, तो इसके लिए हम पावर सेल का यूज करेंगे। पावर सेल पे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर लिखोगे गेट एडीएफएस। ठीक है, एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स में हमें क्या चाहिए, इसका यूआरएल। अगर आप एंड पॉइंट्स कमांड रन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप रन एज एडमिन हमें रन करना पड़ेगा कमांड को, सॉरी पावर सेल को।
तो यहाँ पर ये कमांड आप रन करोगे, ये देख रहे हो बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो ये एक फुल यूआरएल होता है। ठीक है, ये किसके लिए है? क्लाइंट क्रेडेंशियल टाइप के लिए है। तो हमें किसके लिए चाहिए? मेटा डेटा के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे, मैं इसको क्लियर करके फिर से आपको कमांड दिखा देता हूँ, CLS। ठीक है, तो यहाँ पर एंड पॉइंट लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है? फुल यूआरएल, फुल यूआरएल। ठीक है, हमें ये चाहिए। इसमें कौन सा चाहिए? मेटा डेटा। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके अगर आप ब्राउजर पे ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये XML फाइल है। देख रहे हो आप, लास्ट में XML लिखा हुआ है। तो ये XML फाइल के अंदर आप ADFS मेटा डेटा की सारी डिटेल्स देख रहे हो, उसमें हर एक चीज आपको मिल जाएगी, एंड पॉइंट से लेके सर्टिफिकेट सब कुछ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस अगर आपको कभी किसी को मेटा डाटा की फाइल देनी है, आप यूआरएल भी दे सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप यूआरएल के साथ में इसको XML फाइल में भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो जैसे मैंने यहाँ पर बना रखी हुई है ये XML फाइल, तो आप उसको भी ऐसे दे सकते हो, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो हम इसको, मैंने कॉपी कर लिया है इस लिंक को, और उठा के मैं इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लिंक को पेस्ट किया। आप टेस्ट लोकेशन पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि सेम फाइल ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेम फाइल ओपन हो गई इधर। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है STS साइनिंग सर्टिफिकेट चेन वैलिडेशन एरर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर आपका फेडरेशन सर्वर, ठीक है, पब्लिकली यूज हो रहा है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, पब्लिक सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप इंटरनल, जैसे हम ये लैब बना रहे हैं, तो इंटरनल मेरे 3 डिवाइसेस हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, 3 या 4 या 5, एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर रहना है। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, लोकल सर्टिफिकेट काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिसेबल सर्टिफिकेट चैन वैलिडेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट वैलिडेट नहीं करवाना है। अगर आप पब्लिक सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो या प्रोडक्शन में कर रहे हो, तो आपको इनेबल सर्टिफिकेट चैन वैलिडेट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिक्योर टोकन इंक्रिप्शन। सिक्योर टोकन इंक्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि अगर आप टोकन भेजते हो, ADFS क्या करता है, सिक्योर टोकन भेजता है फ्रॉम, कहाँ से भेजता है? ADFS सर्वर से लेके वेब कम्युनिकेशन। अब वेब भी अगर टोकन को यूज करेगी तो हम उस टोकन कम्युनिकेशन को यूज करेगी, मतलब अगर ADFS को भेजेगी, हाँ कि भैया ये क्लेम चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसको हम सिक्योर करने के लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो पब्लिक सर्टिफिकेट हो। तो पब्लिक सर्टिफिकेट नहीं है मेरा प्रोडक्शन में, अब पब्लिक सर्टिफिकेट का ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, ऑफर्ड क्लेम। ऑफर्ड क्लेम का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ADFS या क्लेम अवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, और ये सारी चीजें किस पे काम करती? क्लेम। क्लेम क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी का एक एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, एक यूजर के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। उनके नाम कैसे होते हैं? ईमेल एड्रेस, गिव नेम, ठीक है, UPN, ये सारे आप नाम, पहले एक्टिव डायरेक्टरी आपने अगर पढ़ा है तो ये आपको सारे नाम पता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन कौन कौन से क्लेम्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और ठीक है, ये वो लिखा हुआ है। अगर मान लो क्लेम की रिक्वेस्ट इस नाम से आती है, तो ये कौन सा क्लेम टाइप होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो इस एप्लीकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये बता दिया ये क्लेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां हम रिलाइंग पार्टी कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें यही क्लेम कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन इन्हीं क्लेम्स को सपोर्ट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, वैसे क्या होता है कि ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करने का, ये जनरली एप्लीकेशन टीम कॉन्फ़िगर करती है। ठीक है, तो उनको पता होता है पूरी चीजें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे मुझे ईमेल एड्रेस और गिवन नेम और नेम और UPN, ये 3-4 क्लेम है जो मैं आगे चल के कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि अगर मैंने इसको रन एज एडमिन किया होता, तो यहाँ पर ये शेड्यूल टास्क आता, और अभी ये फेल हो जाएगा। वैसे मैंने रन एज एडमिन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये पता है, इसको मुझे रन एज एडमिन करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये
एक्सेस डिनाई आ गया, पर्टिकुलर फोल्डर पे एक्सेस नहीं मिली इसको, तो मुझे इस एप्लीकेशन को रन एज एडमिन करना पड़ेगा। तो रन एज एडमिन के लिए आपको क्या है, शिफ्ट और इस पे क्लिक करके रन एज एडमिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस एरर को ओके कर देता हूँ और जल्दी से हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी डायरेक्टरी सेलेक्ट कर ली है। डायरेक्टरी कौन सी हमारी वेब वाली है, ठीक है, वेब। और यहाँ पर मैं वेबसाइट का वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेब। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, यूज एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना है, मेटा डेटा। ठीक है, तो मेटा डेटा मैं यहाँ पर फिर मेटा डेटा ऑलरेडी मेरे पास कॉपी है मेटा डेटा की यूआरएल की, तो मैं उस यूआरएल को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। और आप टेस्ट लोकेशन चेक करके चेक कर सकते हो, नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, डिसेबल करना है, ये भी डिसेबल करना है और नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर ये देखिए आपका ऑप्शन आ गया और इसको हमें फिनिश करना है, ये आ गया हमारा सक्सेस कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट की तरफ से सब कुछ रेडी हो गया है। ऑलमोस्ट चीजें रेडी हो गई हैं वेबसाइट की तरफ से। ठीक है, अब हमें क्या है, रिलाइंग पार्टी रन करना है। तो एक बार हम वेबसाइट को यहाँ से क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो वेबसाइट हमारे कहाँ पे जा रही है, एचटीएस पेज पे जा रही है। पहले कहाँ पे जा रही थी, पहले ये ओपन हो रहा था, अब क्या ओपन हो रहा है, ये। ठीक है, एरर आ रही है, एरर तो सही आ रही है कि भैया रिलाइंग पार्टी हमने अभी इस वेबसाइट के ऊपर हमने ट्रस्ट नहीं किया है। ठीक है, एडीएफएस के हिसाब से। तो हम एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इस चित्र के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, समझना जरूरी है। ठीक है, समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई क्लेम अवेयर, उसका नाम रखा है वेब। ठीक है, सर्वर का नाम, डोमेन का नाम डॉट स्लैश वेब। ठीक है, इसको हमने एक सर्टिफिकेट सब कुछ असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो है एडीएफएस का एक बाय डिफॉल्ट पेज होता है। ठीक है, एडीएफएस का पेज होता है इनिशिएटेड। ठीक है, सेल्फ साइन इनिशिएटेड पेज होता है। तो ये पेज हमारा होता है। ठीक है, अब एडीएफएस के पास मेटा डेटा होता है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एसडीके को यूज किया। एसडीके के थ्रू हमने कॉन्फ़िगर किया कि भैया इस वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर दो इस वाले पेज पे। और ये रिडायरेक्ट किसके हेल्प से कर रहा है, मेटा डेटा। मेटा डेटा हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, मेटा डाटा यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है इसके हेल्प से। अब यहाँ पर क्या होगा, हम रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट बनाएंगे। ठीक है, रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि रिक्वेस्ट तो इस पेज पे आने लगी, बट एडीएफएस को कैसे ट्रस्ट होगा कि भैया ये रिक्वेस्ट सही जगह से आ रही है। मतलब हमारे मेटा डाटा की फाइल तो कोई भी अपने एप्लीकेशन में डाल दे, तो हमें एडीएफएस सर्वर पे बताना पड़ेगा कि भैया अगर इस वेबसाइट से कोई भी ट्रैफिक आए तो उसको ऑथेंटिकेट क्लेम के थ्रू करना है। कौन कौन से क्लेम है वो भी हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। और ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट। ठीक है, तो एक बार हम इसको कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एडीएफएस सर्वर के ऊपर। एडीएफएस सर्वर के ऊपर आ गए हम। तो एडीएफएस सर्वर के ऊपर हमें पहले क्या करना है, रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट बनाना है। यहाँ पर रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट, मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट बनाना है। रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले ऐड रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, क्लेम अवेयर और नॉन क्लेम। जो एडीएफएस काम करता है वो जनरली क्लेम अवेयर एप्लीकेशंस के लिए ही काम करता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो मेटा डेटा है इस वेबसाइट का। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आ गए, सॉरी नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पर तीन ऑप्शन आ गए। यहाँ पर क्या है, इंपोर्ट डेटा अबाउट द रिलायंस पार्टी पब्लिशर पब्लिश्ड ऑनलाइन और लोकल नेटवर्क। यहाँ पर क्या है, हमें कॉपी करना है फेडरेशन मेटा डेटा एड्रेस होस्ट नेम और यूआरएल। ठीक है, हमें जहां पे भी ये जिस वेब, जैसे यहाँ पर हमारा क्या वेब एप्लीकेशन सर्वर है। ठीक है, तो हमें उसका यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं अगर हमें वेबसाइट का मेटा डेटा यूआरएल पता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, दूसरा फेडरेशन सर्वर हो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का।
करेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये बताना कि वो एप्लीकेशन कहाँ है, या तो आप एप्लीकेशन का डायरेक्ट यूआरएल बता दो। ठीक है, एप्लीकेशन का डायरेक्ट यूआरएल कौन सा देना है, हमें मेटा डेटा यूआरएल देना है। तो यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हमारा एडीएफएस का यूआरएल है। तो यहाँ पर मैं अगर एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देता हूँ वेब, ठीक है, क्योंकि जो एसडीके मैंने डाला है वो एसडीके पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये हो गया यूआरएल मेटा डेटा, जो हमारी वेबसाइट का मेटा डेटा का यूआरएल है। इसमें आप देख रहे होगे वेब मैंने ऐड किया यहाँ पर, और यहाँ पर भी वेब ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये वेबसाइट का नाम है इतना। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब पहले हम एक बार तीनों ऑप्शन को रिव्यू कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हो गया यूआरएल, दूसरा ऑप्शन हो गया एक्सएमएल फाइल, जो जैसा मैंने बताया कि एक्सएमएल फाइल भी हो सकती है, यूआरएल पहले से हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट में है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फाइल देना चाहता है तो फाइल को आप ब्राउज करके यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है मैनुअल का। ठीक है, सारी चीजें आपको मैनुअल करनी पड़ेंगी, यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली करने जा रहा हूँ क्योंकि यूआरएल मुझे पता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा, तो ये अपने आप उठा लिया इसने डिस्प्ले नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी दोस्तों क्या है कि मतलब आप कैसे प्रोवाइड करना चाहते हो, लोग कैसे एक्सेस कर सके इस वेबसाइट को। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे परमिट एवरीवन, ठीक है, तो एवरीवन एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, परमिट एवरीवन एंड रिक्वायर एमएफए, तो एमएफए मतलब एक्सेस करने से पहले उसको एमएफए वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को भी यहाँ पर दे सकते हो, मतलब जैसे एडी में बहुत सारे ग्रुप है हमारे, डोमेन एडमिन हो गया, बैकअप एडमिन हो गया, तो उनके हिसाब से भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर वो ग्रुप का पार्ट होगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, सॉरी, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ परमिट एवरीवन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें उसने मेटा डेटा की वजह से उठा ली, देख रहे हो ये सारी चीजें, वरना आपको मैनुअल ये सारी चीजें यहाँ पर देनी पड़ती। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब ये हमने रिलाइंग पार्टी बना लिया है। रिलाइंग पार्टी बनाने के बाद अब हमने ये भी तो बताना पड़ेगा भाई कौन सा क्लेम ये यूज करे, मतलब एडी एक्टिव डायरेक्टरी का कौन सा एट्रीब्यूट यूज करे जिसको लॉगिन मिल जाए। करेक्ट, तो इसके लिए मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा, क्लेम, इस पे आना पड़ेगा। ठीक है, एडिट क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर वेब। अब कौन कौन से क्लेम मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ जो जिनके थ्रू इस वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। उससे पहले हमने क्या देखा था, वेबसाइट जब कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो वहां पर ये दिखा रहा था कि ये वेबसाइट कौन कौन से क्लेम को सपोर्ट करती है। अब हमें यहाँ पर वही क्लेम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एलडेप एट्रीब्यूट एज अ क्लेम। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी एलडेप को सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्लेम का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट स्टोर हमारे कहाँ, एक्टिव डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एलडेप एट्रीब्यूट। ठीक है, ये एट्रीब्यूट कौन से, जो एडी के इधर वाले हैं और उधर वाले जो राइट हैं, जो पर्टिकुलर उस वेबसाइट में जाके दिखेंगे। ठीक है, आउटपुट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये एडी से कौन सा एट्रीब्यूट पिक करेगा और जाके कौन सा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस भी ले सकते हैं हम। ठीक है, बट मेक श्योर आपका ईमेल एड्रेस वहां पे होना चाहिए। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेम। ठीक है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर जितने चाहते हैं एट्रीब्यूट ले सकते हो, बट ये क्या है, एप्लीकेशन ओनर से हमें पूछना पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीजें एप्लीकेशन ओनर से आपको पूछनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं यूपीएन भी ले लेता हूँ। यूजर प्रिंसिपल नेम और यूजर प्रिंसिपल नेम यूपीएन इधर भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जनरली अभी मेरे पास ईमेल एड्रेस मैंने डाला नहीं हुआ है। आप डाल सकते हो किसी भी एट्रीब्यूट्स में। ठीक है, यूजर के ईमेल एड्रेस में एट्रीब्यूट्स में डाल सकते हो एडी में। ठीक है, तो हम यूपीएन ले लेते हैं और इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अब पूरा काम हो गया है। अब अगर मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करता हूँ, वेब
तो ये वेबसाइट हमारी रेडी हो गई। अब हम इस पे साइन इन और साइन इन करके सारा आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड, इस लैब के नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको समझेंगे कि हम साइन इन करके और क्लेम राउटिंग रूट्स सारी चीजें हम, एंड पॉइंट्स सारी चीजें हम इस यूआरएल के थ्रू समझते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट